हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास हमारी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम 3 लीव को कंप्लीट करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको लगभग हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, चाहे आप EMRS दे रहे हैं, KVS दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं या फिर आप NVS दे रहे हैं। तीनों ही लीव इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए होंगे वहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने इन लीव के बारे में थोड़ा बहुत बात की है कि HPL है, लीव नॉट ड्यू है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। तो तीनों ही लीव के बारे में यहाँ पर देखेंगे और कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखेंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है ये लीव, तो ध्यान से एक एक जो भी रूल है उसको यहाँ पर हम क्लियर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम उसको ईजिली क्लियर कर पाए। तो आज में हम 3 लीव देखने जा रहे हैं। एक तो हमारी हाफ पे लीव के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे LND यानी कि लीव नॉट ड्यू के बारे में हम बात करेंगे, और जो हमारी थर्ड लीव है इसको हम EOL भी बोलते हैं और कई जगह इसको XOL भी बोल देते हैं, जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो इन तीनों लीव के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे और एक एक रूल को समझेंगे अच्छे से ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले अगर हम बात करें HPL की तो इसको हम बोलते हैं हाफ पे लीव, या इसको कई जगह पर आपको LHAP के नाम से भी मिल जाएगा, जिसका मतलब यही होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे। हाफ पे क्या पता चल रहा है यहाँ से कि आपको हाफ पे ही मिलेगी, हाफ सैलरी मिलेगी, हाफ डे की आपको सैलरी मिलेगी और हाफ डे की ही आपकी कट करी जाएगी। अगर आप एक दिन के लिए, एक कंप्लीट डे के लिए एक HPL अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको हाफ डे की सैलरी मिलती है और हाफ डे की आपकी डिडक्ट हो जाती है। तो क्या क्या केसेस हैं, क्या सब केसेस में ये होता है, कोई एक्सेप्शंस हैं, वो यहाँ पर देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि ये लीव आपको कब अप्लाई करनी है, कब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस HPL के बारे में जो हम करेंगे 3 रूल बेसिकली आज ये हम देखेंगे HPL से रिगार्डिंग रूल 29, 19 और 30 रूल, जिसमें है फर्स्ट हमारा हाफ पे लीव। हाफ पे लीव के बारे में देखेंगे किस किस कंडीशन पे आपको मिलती है, कब मिलती है, अगर कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है या कोई डिसमिस किया जाता है, कोई रिज़ाइन करता है या रिटायरमेंट होता है तो वहाँ पे इस जो रूल है क्या प्रावधान है, कितनी इसको लीव मिलेंगी और क्या क्या कैसे कैलकुलेट की जाएंगी, टोटल लीव कितनी मिलती है, वो सारे नियम हम यहाँ पर देखेंगे। सेकेंड अगर हम बात करें रूल नंबर 19 जो है ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे जब आप लीव अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, सैलरी कटती है, नहीं कटती है, कितनी कटेगी, कितने दिन की लीव मिल सकती है। और रूल नंबर 30 हम देखेंगे कम्यूटेड लीव, जो आपकी HPL लीव होती है उसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है कम्यूटेड लीव। तो ये कोई ऐसे सेपरेट लीव नहीं है, ये कोई ऐसे सेपरेट लीव नहीं है कि आपको जैसे कि हमारी CL है, EL है कि कुछ नंबर आपको मिलती है अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। कम्यूटेड लीव बेसिकली क्या है, आपकी जो हाफ पे लीव होती है इसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है जब आप हाफ पे लीव को मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई करते हो। तो चलिए आप 1 बाय 1 एक एक रूल देखते हैं। फर्स्ट हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव अकाउंट ऑफ एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट shall be credited with half pay leave in advance। एडवांस में आपका क्रेडिट होता है, जैसे कि हमारी CL क्रेडिट होती हैं तो साल में हमारी 2 बार क्रेडिट होती हैं, 2 टाइम्स इन 2 इंस्टॉलमेंट होंगी और 10 डेज ईच होगी। जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो हमारा जन में होता है, फिर 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा जुलाई में होता है। तो HPL विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट in 2 installment, first installment of 10 leaves on the first day of Jan and second installment in July month on the 1st of July. So you will get first day of January and July of every calendar year। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपको टोटल कितनी HPL मिलती है तो आपको टोटल जो HPL मिलती है वो मिलती है टोटल 20, जो कि 10-10 के सेट में मिलती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितनी टोटल है और ये भी कि एक सेट में आपको कितनी मिलती है, फॉर 6 मंथ आपको कितनी मिलती है।
नेक्स्ट है रूल नंबर सेम ही आपका 29 का सेकंड ए, ये कहता है कि द लीव शैल बी क्रेडिटेड टू दी सेड लीव अकाउंट एट द रेट ऑफ 5/3 डेज। अब ये 5/3 डेज हमारा कहाँ से आया, क्योंकि हमें लीव कितनी मिल रही है, अगर हम बात करें 12 मंथ्स के लिए तो हमारे पास है 20 HPL, और अगर कोई भी ज्वाइनिंग इन बिटवीन होती है या मान लो कोई जून की बजाय मई में अप्लाई कर मई में ज्वाइन कर रहा है, तो उस केस में जो पर मंथ के बेसिस पे मिलेंगी वो हमारी कितनी मिलेंगी, तो हमारी 1 मंथ की जो मिलेगी वो हमारे पास कितनी होगी, 20 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5/3, 4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से ये हमारा 5/3 आया है। तो जो भी आपकी लीव अकाउंट क्रेडिट होगी ईच कैलेंडर मंथ, इट विल बी 5/3 डेज। ओके, तो फॉर 3 डेज की इट मीन्स अगर 3 डेज की होगी तो कितनी होगी, 5 डेज, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 3 करके 3 कट हो जाएगा। सो 5/3 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसके लिए क्रेडिट होगी, कंप्लीट कैलेंडर मंथ के लिए। जब मंथ आपका कंप्लीट होगा तो वहां पे आपकी होती है ऑफ द सर्विस विच इज लाइकली टू रेंडर इन द हाफ ईयर ऑफ द कैलेंडर ईयर इन विच ही इज अपॉइंटेड। तो जिस भी मंथ में कोई अपॉइंट हुआ, मान लीजिए कोई अप्रैल में अपॉइंट हुआ, अप्रैल में कोई भी डेट हो सकती है, सपोज 5 को या 10 को या इवन 28 को भी अगर कोई अपॉइंट होता है तो उसको वो लीव मिलेगी, क्योंकि वो कंप्लीटेड मतलब आपका 30 तक रहेगा, क्योंकि उसने उस मंथ में ज्वाइन ही किया है, तो वो वाली लीव उसको मिलेगी, वो मंथ उसका माना जाएगा, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग ही तब हुई है। तो जितने भी ज्वाइनिंग के बाद डेज होंगे मंथ को कंप्लीट होने में वो उसमें है। फिर आपका नेक्स्ट मई और जून, तो आपके पास कितने हो गए, टोटल 3 मंथ्स हो गए। तो अगर उसकी HPL क्रेडिट होनी है तो कितनी होंगी, टोटल 5 HPL जो है उस केस में उसकी क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, तो लीव HPL will be credited for each calendar month. Completed calendar month of service will be 5/3 days. Okay, any person if he join in between of the month, he will get the HPL for that specific month. Next, 29 second B rule, credit of half year in which a government service is due to retire or resign। अगर कोई रिटायर करता है या कोई रिजाइन करता है तो उस केस में क्या रूल है। जब हम बात कर रहे हैं रिटायर की या रिजाइन की, तो यानी कि कोई रिटायर कर रहा है तो अपनी सर्विस कंप्लीट करके कर रहा है ना, उसका एक जो भी टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, उसको कंप्लीट करके कर रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि फोर्स रेजिग्नेशन हो या उसको डिसमिस किया जा रहा हो। इसी तरीके से जब बंदा रिजाइन कर रहा है तो अपनी मर्जी से कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, इस दोनों के केस में चाहे रिटायर हो या रिजाइन हो, जिस भी मंथ में वो होगा उस मंथ को हम कंप्लीटेड मंथ मानेंगे। अब मैं यहाँ पर इस बात पे क्यों जोर दे रही हूँ कि हम कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ मानेंगे, क्योंकि इसके आगे जो रूल आएगा वहाँ पे हम कंप्लीटेड मंथ के बेसिस पे, जहाँ पे बंदा छोड़ के जा रहा है या कोई और केस है, वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहले ये वाला रूल समझ लेते हैं। क्रेडिट of the credit for the half year in which a government service is due to retire or resign for the service shall be allowed at the rate of 5/3 days। क्योंकि लीव सबकी 20 ही है, 10 के सेट में आनी है, तो एक मंथ की लीव हमारी कितनी हो गई, 5/3 डेज की, ड्यू टू रिटायरमेंट और रिजाइन। तो जो रिटायरमेंट होती है इट्स यूजुअली डन ऑन दी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। तो रिटायरमेंट में ऑटोमेटिकली वो मंथ कंप्लीट करके ही जाता है, क्योंकि लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ में होती है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सपोज इफ ए पर्सन रिटायर्स इन सितंबर, तो जो हमारा सेकंड स्लॉट होता है जहाँ पे जुलाई में हमें लीव देनी होती है 10 लीव्स, तो अब उसके पास टोटल कितने मंथ्स हो गए, 3, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो HPL क्रेडिट होंगी तो वो कितनी होंगी, 3, क्योंकि एक मंथ की कितनी है 5/3 और 3 मंथ्स की कितनी हो गई हमारी 5 लीव्स। अब इस रूल को दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब रिटायर या रिजाइन ना करके आप किसी को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और डिसमिस कर रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, कोई डिसिप्लिन इशू हो सकता है, तो उस केस में आप उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या डिसमिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे HPL रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रूल क्या कहता है
ये है हमारा 29(2)(c है। When a government service is removed or dismissed from service or dies while in service, credit of half pay shall be allowed at the rate of 5/3 per completed calendar month up to the end of the calendar month preceding the calendar month in which he is removed or dismissed from the service or dies in service। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज अगर किसी बंदे को रिमूव किया गया या डिसमिस किया गया, फॉर एग्जांपल उसको सितंबर में हमने डिसमिस किया, सितंबर में अगर डिसमिस किया तो जुलाई में क्रेडिट होनी थी, जुलाई और अगस्त ही वो महीना है जिसमें कि उसने पूरा कंप्लीट सर्विस की अपनी 31 डेज की। सितंबर में मान लो हमने उसको 20 को रिमूव कर दिया, यहाँ पे डिसमिस कर दिया, तो उसको इस मंथ की एचपीएल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मंथ उसने कंप्लीट नहीं किया है। हम एचपीएल दे रहे हैं कंडीशन पे कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ। तो अगर अपनी मर्जी से रिटायरमेंट हो रही है, रिजिग्नेशन हो रहा है, तो वो उस केस में मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी को भी रिमूव किया जा रहा है, डिसमिस कर रहे हैं, तो वो वाला पीरियड हमें देखना है कि अगर कैलेंडर मंथ कंप्लीट है तो ही उसको एचपीएल मिलेगी। एग्जाम्पल इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तो आपको ईजी हो रिकॉग्नाइज करना। तो पर्सन रिमूव्ड और डिसमिस्ड इन अक्टूबर, तो 3 months दैट ही हैज कंप्लीटेड जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सो एचपीएल विल बी क्रेडिटेड इन केस 3। तो अगर कोई भी रिटायर हो, रेजिग्नेशन हो या कोई अपॉइंट ज्वाइनी हो रहा है, तो उस केस में हम जिस भी महीने में कोई ज्वाइन हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में एचपीएल काउंट होंगी उस स्पेसिफिक मंथ की। लेकिन अगर कोई रिमूव और डिसमिस हो रहा है तो हम देखेंगे कि कौन सा मंथ उसका कंप्लीटेड है, उस बेस पे ही हम उसको एचपीएल देंगे। अब इसमें एक रूल और है, काफ़ी सारी लीव्स जैसे सीएल है, एमएल है, यानी कि मैटरनिटी लीव, कैजुअल लीव, पैटर्निटी लीव, वो हमें जनरली पता होती है कब कब कैसे कैसे अप्लाई करनी है। लेकिन कुछ लीव ऐसी भी होंगी जो एक दूसरी लीव पे अफेक्ट डालती हैं, यानी कि अगर आपने लीव ली है तो उसमें से जो आपकी दूसरी लीव क्रेडिट होनी है, हो सकता है आपको वो टोटल ना मिले। तो ये क्या है रूल हमारा, क्या कहता है रूल नंबर डी, वेयर ए पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन, यानी कि एब्सेंस और सस्पेंशन कौन सा, आपने छुट्टी अप्लाई की, मान लीजिए यू अप्लाइड अ लीव फॉर 15 days एंड यू डिडंट ज्वाइन द ऑफिस टिल 25 days, so that 10-day gap is what, your unapproved leave or your absence or suspension of the government servant. So when a period of absence or suspension of a government servant has been treated as dies non, this term is dies non is basically unauthorized leave. Unauthorized leave, that leave that are not approved from the leave sanction authority, you have just taken from your side only. So you applied for 15 days and you didn't come for next 10 days as well, so total 25 days you have availed. So these 15 days are your approved leave or sanctioned leave, and these 10 days are basically your dies non or unauthorized leave or suspension. Okay, so in a half year the credit to be afforded to his half pay leave account at the commencement of next half year shall be reduced by 1/18th. Now suppose what you have done, you have taken unauthorized leave for 36 days, for suppose you have taken unauthorized leave for 36 days, 36 दिन तक आप आए नहीं, आपने छुट्टी ली थी, आपकी छुट्टी भी खत्म हो गई और 36 डेज तक आप आए नहीं, उसके बाद आप आ रहे हो, और हमारी एचपीएल कब क्रेडिट होती है, 2 इंस्टॉलमेंट में 6 मंथ के लिए, है ना, 6 मंथ में 10, 6 मंथ में 10। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, अगर आपकी एब्सेंस और सस्पेंशन है और डाइज नो सिचुएशन है, यानी कि अनऑथराइज लीव है, तो जितनी भी आपने लीव ली है उसका 1/18 आपका डिडक्ट हो जाएगा एचपीएल। तो यहाँ पे हम ऐसे एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, ताकि कैलकुलेशन करके इजी आपको समझ आ जाए। तो यू डिडंट अपीयर फॉर 36 days, so leave that should be deducted from your account 1/18, so by 18 that means
2 leave will be deducted from your HPL leave account. It means when your HPL will be credited for next 6 month, it will be 10 minus 2 is equal to 8. तो अगर आप 36 दिन तक नहीं आए हैं तो आपका 1/18 जितना भी बनेगा, 1/18 इसका बना 2, तो ये आपकी 2 लीव आपके टोटल HPL अकाउंट में से कट जाएंगी। और ये जो हम देख रहे हैं 36 डेज के आपकी अनऑथराइज्ड लीव, ये हम कौन सी देखेंगे, लास्ट 6 मंथ की। लास्ट 6 मंथ की क्यों, क्योंकि हमारी HPL जो क्रेडिट हो रही है वो 6 मंथ के गैप पे ही हो रही है, तो लास्ट टू लास्ट 6 मंथ की होंगी तो आपके लास्ट मंथ में कैलकुलेट की जा चुकी होंगी। और इस मंथ में अगर हम जुलाई में कर रहे हैं तो यानी कि जैन टू जून का पीरियड देखेंगे, और अगर जब जैन में क्रेडिट होनी है आपकी HPL तब हम देख रहे हैं तो यानी कि जुलाई टू दिसंबर का पीरियड देखेंगे। ठीक है, तो कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर और reduced by 1/18 of the period of days non subject to a maximum of 10 days। अब यहाँ पे कंडीशन है कि मैक्सिमम कितनी डिडक्ट हो सकती है, 10 डेज। अब ये कंडीशन क्यों है, हमें याद रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा HPL है वो 6 मंथ के लिए मैक्सिमम जो क्रेडिट होता है वो 10 डेज होता है। तो जब हमारे पास ही 10 लीव हैं तो मैक्सिमम कितनी डिडक्ट हो सकती है, 10। तो 10 अगर आपको याद ना भी रहे मैक्सिमम 10 डेज, तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेंगे कि 10 डेज की ही हमारे पास HPL होती हैं जो हमें 6 मंथ के गैप में मिलती हैं। इसीलिए हमारा कितना है, 10 डेज की मैक्सिमम लिमिट है ऑन ऑथराइज्ड लीव। अगर हम लेते हैं तो 1/18 हमारा डिडक्ट हो जाता है। नेक्स्ट रूल है हमारा 29 का थर्ड। इसमें क्या कहता है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एलिजिबल फॉर डिपार्टमेंटल लीव अंडर रूल 49 शैल बी एंटाइटल्ड टू हाफ पे लीव ऑफ 20 डेज ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स ऑफ एक्चुअल ड्यूटी। अगर आप 12 मंथ्स की एक्चुअल ड्यूटी कर लेते हैं, एक सेकेंड, अगर आप 12 मंथ्स की एक्चुअल ड्यूटी कर लेते हैं, 12 मंथ्स यानी कि फॉर 1 ईयर, इफ यू कंप्लीटेड सर्विस फॉर 1 ईयर यू आर एलिजिबल फॉर 20 डेज हाफ पे लीव। ओके, तो अगर आपको जो डिपार्टमेंटल लीव है तो या क्योंकि जो HPL है ना सिर्फ वो परमानेंट एम्प्लॉय बल्कि टेम्पररी को भी मिलती हैं, हालांकि इस पे कंडीशंस हैं जो कि हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है जो 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसको 20 डेज की HPL मिलती है। सो लीव्स अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट और प्राइवेट अफेयर। तो अब HPL अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HPL आपको कब मिलती है, किस केस में मिलती है, क्या नॉर्मल केस में आप ले सकते हैं, नहीं, HPL को मेडिकल लीव में बाद में जाके कम्यूट किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे, यहाँ पे भी आप 2 चीज़ें याद रख लेंगे कि मेडिकल कंडीशंस पे लिया जा सकता है, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिया जा सकता है। मेडिकल कंडीशन और मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने दोनों अलग अलग क्यों मेंशन किए हैं, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होंगे, कुछ टाइम पीरियड, जैसे कि मान लो आपको सपोज 3 डेज की ही लीव लेनी है और उस केस पे आप HPL अप्लाई करना चाहते हो, तो कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी हो, और 3 डेज से कम की अगर आप लीव लेते हो तो सिर्फ मेडिकल कंडीशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर प्राइवेट अफेयर, कोई भी आपको ऐसी स्टडी करनी है जो कि पब्लिक के लिए मतलब कुछ ना कुछ हेल्पफुल होगी, कोई साइंटिफिक स्टडी करनी है, आपको हायर स्टडीज़ करनी है, तो उस केस में भी आप इनको क्या है मिक्स कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास स्टडी लीव ऑलरेडी है, उसके साथ हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वाइल अफोर्डिंग क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फ्रैक्शन ऑफ ए डे शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट डे। तो छुट्टियों में जब भी हमारा फ्रैक्शन में आता है, जब हमने एग्जाम्पल लिया 5/3 का, तो हमारे पास सीधा क्या हो गया, राउंड ऑफ आ गया 5। लेकिन इन केस अगर कोई भी x नंबर हमारे पास आ जाए और 0.5 आ जाए, तो 0.5 या 0.5 से अगर ज़्यादा है, इक्वल टू 0.5 है, x 0.5 है हमारे पास, इक्वल टू 0.5 है या इससे हमारा ज़्यादा है, तो उस केस में हमारे क्या होगा, स्ट्रेट 1 लीव मिल जाएगी। यहाँ पे अगर 0.5 है हमारे पास तो 1 लीव मिल जाएगी,
3.5 है तो हमें 4 लीव मिल जाएगी, तो 0.5 का हमारा 1 लीव कंसिडर होगा। अगर हमारा फ्रैक्शन आता है समथिंग 0.25 या 0.33 तो उस केस में हमें, या अगर इतना है 0.25 0.33 तो हमारी लीव 0 है। तो अगर 0.50 और उससे अबव है तो आपको लीव मिलेगी स्ट्रेट 1, और अगर कम है 0.5 से तो जो भी हमारा राउंड ऑफ होता है तो 0 होता है, तो वो सेम रूल यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट इन परमानेंट एम्प्लॉय और क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। एक होता है हमारा परमानेंट एम्प्लॉय, पूरा सभी चीज़ों से ज्वाइन हुआ है वो सही से, और एक हमारा होता है क्या, क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि किसी डिसिप्लिनरी एक्शन पे जो है डिसमिस ना हुआ हो और परमानेंटली ही टाइप ही है हमारा, ठीक है। क्वासी परमानेंट एम्प्लॉय, नो हाफ पे लीव शैल बी ग्रांटेड unless the authority competent to grant leave has reasons to believe that government servant will return to duty। ठीक है, HPL जो है वो तभी आपको ग्रांट होगी मेडिकल लीव पे जब लीव सैंक्शन अथॉरिटी को ये लगता है कि आप अपनी ड्यूटी पे वापस रीज्वाइन करोगे। विल रिटर्न टू ड्यूटी ऑन इट्स एक्सपायरी, जैसे ही आपकी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी आप अपनी ड्यूटी पे वापस ज्वाइन कर जाओगे। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन डिक्लेयर्ड कंप्लीटली एंड परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फ्यूचर सर्विस बाय मेडिकल अथॉरिटी। अगर कोई भी मेडिकल रीज़न पे या मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ अगर HPL अप्लाई कर रहा है तो लीव जो अथॉरिटी है वो उसको इसी बेसिस पे लीव देगी कि वो एम्प्लॉय जो है बाद में ज्वाइन करेगा। अगर ऐसा होता है कि उस एम्प्लॉय के, मान लो आप छुट्टी ले ली, 15 दिन की लीव थी, 15 दिन की उसने लीव अप्लाई की और उसके बाद कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि वो रीज्वाइन करने के कैपेबल नहीं है, इनकैपेबल हो गया है, तो ये तो हमारा एक्सेप्शन है। इनकैपेबल हो गया है बाद में, दैट्स फाइन। अगर रिटर्न टू ड्यूटी लग रहा था तो HPL हमारी अप्रूव हो जाएगी। तो जो लीव अथॉरिटीज़ की कंडीशन यही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी आपकी लीव तभी अप्रूव होगी जब ये लगेगा लीव सैंक्शन अथॉरिटी को कि आप ड्यूटी को वापस ज्वाइन करोगे। एक्सेप्शन यहाँ है कि आप किसी भी कारण से कोई भी प्रॉब्लम होगी और आप इनकैपेबल हो, कंप्लीटली नहीं आ सकते हो ऑफिस, तो उस केस को छोड़ के। नेक्स्ट अब हम 2 केसेस हमने डिस्कस किए कि HPL जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो प्राइवेट अफेयर्स पे कर सकते हैं, सेकंड हम कर सकते हैं मेडिकल कंडीशन या मेडिकल सर्टिफिकेट पे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है प्राइवेट अफेयर्स पे तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन देनी होगी, दैट इज सफिशिएंट। आपका जो भी रीज़न है उस एप्लीकेशन में आप वो रीज़न मेंशन करेंगे और आप लीव के लिए अप्लाई कर दोगे तो आपका लीव सैंक्शन अथॉरिटी अगर अप्रूव कर देता है तो आपको लीव मिल जाएगी। जो आप प्राइवेट अफेयर पे करोगे HPL विल नॉट बी कम्यूटेड, यानी कि अगर आपने प्राइवेट अफेयर्स पे HPL अप्लाई की है तो आप उसको कम्यूटेड नहीं कर सकते। और कम्यूटेड मैंने क्या बोला था, काइंड ऑफ ए मेडिकल लीव। तो आपकी जो प्राइवेट अफेयर्स की लीव है दैट कांट बी कम्यूटेड, बिकॉज इफ यू वांट टू कम्यूट HPL इनटू योर मेडिकल लीव्स देन यू नीड टू अप्लाई इट ऑन द मेडिकल कंडीशंस और विद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट अफेयर में और इसमें एक और डिफरेंस है, 1 HPL फॉर 1 डे लीव विल बी डेबिटेड इन योर लीव अकाउंट। और एक HPL का मतलब क्या है, HP यानी कि हाफ पे। तो अगर आप प्राइवेट अफेयर पे करते हैं, सपोज आपने प्राइवेट अफेयर पे यू अप्लाइड ए लीव फॉर 10 days, इफ यू अप्लाई ए लीव फॉर 10 days देन योर 10 HPL विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट फॉर 10 days and salary will be credited in your account for 5 days. For 5 days
क्यों? क्योंकि हाफ पे लीव है हमारी। तो अगर आप एक हाफ पे लीव एक दिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि आपको हाफ डे की सैलरी मिलेगी और हाफ डे की आपकी डिडक्ट होगी। और जो हम हाफ डे की बात करें तो उसमें हाफ ऑफ आपका बेसिक प्लस डी ये रिकवर्ड किया जाएगा फॉर ईच HPL। तो जितना भी आप अप्लाई करोगे उसका हाफ आप कर दोगे तो हाफ की सैलरी आपको मिलेगी और हाफ ही आपकी लीव यहाँ से डिडक्ट हो जाती है तो वो रिम्बर्स हो जाती है हाफ पे, इस तरीके से। ठीक है, ये कंडीशन अलग है, ये जो चीज़ है ये अलग है इन केस ऑफ मेडिकल लीव। ये था हमारा प्राइवेट अफेयर्स को लेके। नेक्स्ट, इफ यू अप्लाई HPL फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, on medical certificate, then what will be the difference? So medical certificate is required with application of leave. प्राइवेट अफेयर्स में आपने सिर्फ अप्लीकेशन ऑफ लीव दी, लीव सैंक्शन अथॉरिटी ने अगर अप्रूव कर दी तो योर लीव इज अप्रूव्ड। बट इन केस ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट यू नीड टू अटैच ए मेडिकल सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन ऑफ लीव। सो फर्स्ट डिफरेंस इज देयर। सेकेंड, HPL विल बी कम्यूटेड। कम्यूटेड यानी कि आपके मेडिकल लीव में जाके वो काउंट हो जाएंगी, जो कि हमारे पास एक अलग से कोई सेपरेट नहीं है कि अकाउंट है और हमारे पास इतनी लीव है, HPL ही आपकी कम्यूट होती है। फिर 2 HPL of 1 day leave will be debited in your leave account. In private affairs, you taken a leave for 10 days and your 10 HPL debited from your account and you got the salary for 5 days. But in case of medical certificate, you taken a leave for 10 days, but your leave HPL will be debited 20 because for 1 day 2 HPL will be debited. Why 2? If we debit 2, then you will get the complete salary because half plus half is 1. And here 10 days 10 HPL, 5 days salary you got. In 10 days if you applied in for on basis of medical certificate, 20 HPL will be deducted and you will get your full salary. No salary deduction will be here because you have applied on the basis of your HPL and that was 20 in your account. So no recovery will be made for HPL. अगर आप HPL लेते हो प्राइवेट अफेयर्स पे तो आपको एक दिन के लिए आप एक ही HPL अप्लाई कर सकते हो, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ लीव दे सकते हो। लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट के केस में आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा और उसका बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपका एक दिन के लिए 2 HPL आपकी लगेंगी, यानी कि आपकी सैलरी कुछ नहीं कटेगी, यहाँ पर आपका जो लीव कंज्यूम हो रही है वो आपकी डबल हो जा रही है। अब बात करते हैं ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड सर्वेंट। सभी को जो है ग्रांट ऑफ लीव मिलती है मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हर जगह रखी जाती है, हर केस में होती है। तो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड इन दोनों में क्या फर्क है कि गेजेटेड के लिए अलग फॉर्म है अप्लाई करने के लिए, नॉन गेजेटेड के लिए अलग है। और जब आप रिकवर हो जाते हो उस केस में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है। ये हमारा सब रूल 1 है कि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर लीव विद मेडिकल सर्टिफिकेट। वैसे पूछा नहीं जाएगा, अगर जनरली पूछा जाता तो बस आपको याद होना चाहिए कि गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए हम फॉर्म 3 यूज करते हैं, नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए फॉर्म 4 और फिटनेस सर्टिफिकेट है जो गेजेटेड और नॉन गेजेटेड दोनों ही केस में सेम होता है, दैट इज फॉर्म 5। ठीक है, फॉर्म 3, फॉर्म 4 फॉर एप्लीकेशन ऑफ लीव and form 5 is fitness leave, fitness certificate basically. So let's have a look on the form. That's form 3, medical certificate for gazetted officer, recommended leave or extension of leave or commutation of leave. If gazetted officer is applying for a leave or for extension of leave or for commutation of leave, so basically what he need to do, he just need to fill the all the details. It should be signed by the civil surgeon, any authorized doctor or hospital. So signature of the government servant, signature will be here. I doctor, here the doctor name. After careful personal examination of the case, hereby certify that Shri, Shrimati or Kumari, the name, and here the suffering from the disease name will come, and for how many days he needs to apply for a leave, that will come. So he need to put a date here and the signature and the stamp here. Form 4 is for non-gazetted officer. The same things are there, just the form number is changed.
and Form 5 is the fitness certificates that should also be signed by the civil surgeon or the authorized doctor. So now medical certificate given by CGHS or DGEHS. Now what is CGHS or DGEHS? Central Government Health Service Doctor is CGHS and DGEHS is basically Delhi Government Health Service हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम. सो दैट इज बेसिकली, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो CGHS या DGEHS बेनिफिशियरी है, आपको कोई भी स्कीम मिली हुई है जो आपके मेडिकल के लिए, अगर आप वहाँ पे एलिजिबल हो तो आपको उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो CGHS या DGEHS है उसके साइन होने चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे, जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है. अगर वो नहीं है, बाय चांस आप CGHS या DGEHS बेनिफिशियरी नहीं है, आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए. वहाँ पे भी नहीं है कोई ऐसा आप क्लिनिक या जैसे भी प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पे भी आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ उस केस में आपके पास ऑथराइज्ड डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए. ठीक है, ये तो हो गया कि आप बेनिफिशियरी हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल से हैं. इसके बाद भी इन केस ऑफ इंडोर ट्रीटमेंट, अगर कोई इंडोर ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर डिसीज हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिसीज हो गया उसमें इंडोर है, या फिर कैंसर हो गया, तो इन सब के जो भी ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के लिए जो भी कंसर्न हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज होगा उसके सिग्नेचर जो है होने चाहिए यहाँ पर. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, provided that if government servant at the time of illness is away from the headquarter, आप जो भी जहाँ पर भी आपका हेडक्वार्टर है वहाँ से अगर आप कहीं पर दूर हो तो जो भी जिस भी एरिया में आप हो वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट होगा तो उसके साइन जो है होने चाहिए, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट के. डिफाइनिंग एज क्लियरली एज पॉसिबल द नेचर एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस. जो आपका सर्टिफिकेट है उस पे ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि नेचर क्या है इलनेस का, क्या बीमारी है, क्या कारण है वो, और क्या प्रोबेबल ड्यूरेशन है, कितना टाइम लग सकता है उस बीमारी को ठीक होने में. तो ये टोटल आपका होना चाहिए उस मेडिकल सर्टिफिकेट पे मेंशन, नेचर एंड प्रोबेबल ड्यूरेशन ऑफ द इलनेस. एक नोट भी दिया हुआ है, in the case of non-gazetted government servant, a certificate given by a registered Ayurvedic, Unani or homeopathic medical practitioner or by a registered dentist in case of dental alignment may also be accepted. अब dental alignment भी हो सकता है, वो भी आपका यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है. तो उस केस में आपका क्या होगा, जो भी आपका डेंटल में ऑथराइज्ड डॉक्टर होगा, the certificate should be signed by him or her. And if you are doing for Ayurvedic or homeopathic or Unani, homeopathy you know, Ayurvedic you know, Unani is basically 8-point treatment. They like they analysis through the 8-point treatment. So in that case you should the certificate should be signed by the authorized person or authorized concerned person. Next is Sub-rule 2, a medical officer shall not recommend the grant of leave in any case in which there appears to be no reasonable prospectus that government servant concerned will ever be fit to resume his duty. हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि जो HPL है वो तभी ग्रांट होगी जब लीव सैंक्शन अथॉरिटी को ये लगता है कि जो पर्सन है वो अपनी ड्यूटी पे रिज्यूम करेगा, वापस आएगा. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की तो उसको रिकमेंड करेगा, और जो ग्रांट ऑफ लीव है, आपकी लीव अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट होगी, वो इस केस पे डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो फिट समझा जाए और वो अपनी ड्यूटी को रिज्यूम करे. अगर कोई ऐसा केस होता है, इन सच केस द ओपिनियन दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इज परमानेंटली अनफिट फॉर गवर्नमेंट सर्विस शैल बी रिकॉर्डेड इन द मेडिकल सर्टिफिकेट. अगर कोई भी ऐसा केस होता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स परमानेंटली ही अनफिट हो जाएगा, उस डिसीज़ के इलाज के बाद वो पूरा रिकवर नहीं कर पाएगा और अनफिट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए, तो जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो उस लीव को
देने से मना कर सकती है, सैंक्शन नहीं कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इस केस में एम्प्लॉय के पास एक राइट होता है, और वो राइट क्या कहता है, अगर लीव सैंक्शन अथॉरिटी ने मान लीजिए डिनाई कर दिया, मना कर दिया लीव के लिए, द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मे एट इट्स डिस्क्रिशन secure a second medical opinion by requesting a government मेडिकल ऑफिसर। तो एक सेकंड मेडिकल ओपिनियन के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर को, जो आपका पहला मेडिकल सर्टिफिकेट होगा जिसके पे उसके साइन होंगे उससे अबोव रैंक का होना चाहिए, उससे बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए। ओके, सो नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए सिविल सर्जन और स्टाफ सर्जन। एक अच्छे, एक रेपुटेड डॉक्टर से, एक हाई लेवल के गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर से ही रिकमेंडेशन आएगी, ना कि किसी सिविल सर्जन या स्टाफ सर्जन से। टू हैव एप्लीकेंट मेडिकली एग्जामिन्ड ऑन द अर्लीस्ट पॉसिबल डेट, जिसमें कि दोबारा से क्लियरली मेंशन होगा कि नेचर ऑफ डिजीज क्या है, प्रोबेबली कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में, फिट हो पाएंगे कि नहीं फिट हो पाएंगे, पूरी एक एग्जामिन रिपोर्ट आएगी और उसके बेसिस पे ही फिर से वो जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है अपना डिसीजन चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है रूल नंबर 4, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर रेफर टू इन सब रूल 3, जो कि हमारा लास्ट वाला था, to express an opinion both as regards the effects of illness as regards of the necessity for the amount of leaves recommended. I have already explained in the previous slide that certificate should be mentioned, that report should have all the information, nature of the diseases, probably duration of the treatment and how it will be perfectly fit, unfit, or how much chances of the recover. Next, sub rule 5, the grant of medical certificate under this rule does not in itself confer upon the government servant concerned any right to leave. The medical certificate shall be forwarded to the authority competent to grant leave. जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा उसके बेसिस पे लीव नहीं दी जा सकती। ये इसका कहने का तात्पर्य मैं थोड़ा चेंज कर दूं अगर वर्डिंग, तो बेसिकली कि जो HPL है, अगर आप कोई भी इलनेस से गुजर रहे हो और आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया है विद एप्लीकेशन ऑफ लीव, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपकी लीव ऑथराइज ही की जाएगी, सैंक्शन ही की जाएगी, अप्रूव ही की जाएगी। ये मेडिकल सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण नहीं है, तो इस केस में भी आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा। यू नीड टू सबमिट एन एप्लीकेशन विद मेडिकल सर्टिफिकेट टू योर अथॉरिटी, देन ही विल चेक योर लीव्स रिकॉर्ड और ही विल चेक योर रिपोर्ट, ओनली बेसिस ऑफ दैट ही मे अप्रूव और रिजेक्ट एज वेल। नेक्स्ट, Sub rule 6, the authority competent to grant leave may in its discretion weigh production of a medical certificate. तो जो हमारी लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो ये भी कर सकती है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड ना करे, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट पे भी he may approve your leaves, but there is a condition that in case of an application for leave for a period not exceeding 3 days, if you are applying for a leave without medical certificate, in that case you should not exceed the leave of a 3 days at a time. अगर आपकी लीव 3 दिन से कम है तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी आपकी लीव को अप्रूव कर सकती है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी। लेकिन इसका एक कॉन्स भी होगा, क्या कि सच लीव शैल नॉट बी ट्रीटेड एज लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। आपकी ये लीव मेडिकल सर्टिफिकेट पे कंसीडर नहीं की जाएगी, और अगर मेडिकल सर्टिफिकेट पे कंसीडर नहीं की गई तो ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, HPL ऑन प्राइवेट अफेयर। और HPL ऑन प्राइवेट अफेयर में क्या होता है, आपकी HPL को कम्यूटेड लीव में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि उस केस में आपको फॉर 1 day is equal to 1 HPL, that means you will get a salary for 0.5 days only. Okay, in case if you are applying your leave with medical certificate, then 2 HPL will be debited for 1 day and you will get your full 1 day salary. Okay,
So such leave shall not be treated as leave on medical certificate and shall be debited against leave other than leave on medical grounds. तो ये हमारी ऑटोमेटिकली प्राइवेट अफेयर्स में आ जाएंगी। तो जहाँ पर हम बोल रहे हैं मेडिकल लीव्स या कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड, वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। हालांकि कंडीशन है हमारे पास कि विद इन अगर 3 डेज से कम है तो हम विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो बस वही है कि वो कम्यूटेड लीव में ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, नाउ वी आर ऑन कम्यूटेड लीव। इतनी देर से हम एक वर्ड यूज़ कर रहे थे काफ़ी बार, कम्यूटेड लीव, कम्यूटेड लीव। सो अब उसके बारे में हम डिटेल्स में देखने वाले हैं कि कम्यूटेड लीव कैसे है, क्या कुछ कंडीशंस है इसके बारे में, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब रूल 1, कम्यूटेड लीव नॉट एक्सीडिंग हाफ द अमाउंट ऑफ HPL ड्यू मे बी ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। जो कम्यूटेड लीव है, जो आपकी HPL है, उसका हाफ, HPL के हाफ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट को। उसकी कुछ कंडीशंस है। पॉइंट ए क्या कहता है? पॉइंट ए कहता है अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव इज सेटिस्फाई दैट देयर इज अ रीजनेबल प्रोस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्निंग टू ड्यूटी टू हिट्स एक्सपायरी। तो यहाँ पे जब लगेगा लीव और सैंक्शन अथॉरिटी को कि जो लीव पर जा रहा है ही विल रिटर्न आफ्टर द लीव एक्सपायरी डेट। Okay, B and C already has been deleted. Now D point is when commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave. जब भी आपकी commuted leave grant होगी, जो कि हम already discuss कर चुके हैं, commuted leave is basically nothing, HPL on medical certificate. Okay, so medical HPL on medical certificate, we said that commuted leave is nothing then HPL on medical certificate, and the same has been given here. If you are applying for 1 day leave or suppose for 10 day leave, then 20 HPL will be deducted from your account. Twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave. Okay, so commuted leave is basically what? HPL on the medical सर्टिफिकेट। आप HPL अप्लाई करते हो मेडिकल सर्विसेज मेडिकल सर्टिफिकेट के बेस पे, और वही आपकी कम्यूट हो जाती है कम्यूटेड लीव में, जब आपकी एक दिन के लिए आपकी 2 HPL डिडक्ट हो जाती हैं। तो दैट इज बेसिकली कम्यूटेड लीव। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास कम्यूटेड लीव का कुछ अलग से नहीं है। कम्यूटेड लीव बेसिकली जो आपका HPL अमाउंट है, HPL का जितना भी आपका लीव अकाउंट है, वही आपका कम्यूटेड लीव में आ रहा है। अब क्या कोई कंडीशन है कितने को हम कम्यूटेड बना सकते हैं, कितनी हम लीव ले सकते हैं? तो HPL पे यहाँ पे कंडीशन दी गई है रूल 1A में कि हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज। जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ 180 डेज की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 180 HPL की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं HPL के अकाउंट की, हाफ पे लीव की। तो जब हम बात कर रहे हैं 180 डेज यानी कि 180 HPL, सो इफ HPL विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कम्यूटेड लीव, दैट मीन्स 90 डेज ऑफ लीव, बिकॉज फॉर 1 day 2 HPL will be deducted from your account. Okay, so half pay leave up to a maximum of 180 days, that means the 90 days of your full leave may be allowed to be commuted during the entire service. During the entire service, आपकी कंप्लीट सर्विस में HPL की एक लिमिट है जिसको आप कम्यूट कर सकते हो, दैट इज 180 डेज मीन्स 90 डेज ऑफ फुल लीव, full day leave. Okay, so that may be allowed for your entire service without production of medical certificate where such leave is utilized for an approved course of study. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की जब हम बात कर रहे हैं वहाँ पे HPL को तब भी यूज़ कर सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी, जहाँ पर आप 180 डेज की HPL को अलाउ कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो अपने एंटायर सर्विस में। तो अगर आप HPL को कंज्यूम कर रहे हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो कौन सा केस है? फॉर योर स्टडी,
ठीक है, फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। तो अगर लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहे, इफ लीव सैंक्शन अथॉरिटी वांट्स, ही मे अप्रूव योर लीव फॉर ऑन द बेसिस ऑफ HPL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द रीजन ऑफ योर स्टडी, and that can be combined with your study leave. If you will apply for a study leave, and then you can combine your HPL with your study leave if you find that your course duration will increase. Suppose you are applying for a 12 months leave or for a 24 months leave for your study. Now you find that you need 3 more months, so then in that case you can apply for the HPL, then you can combine. Next, where a government servant who has been granted commuted leave resigned from the service. अब कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जिसको कम्यूटेड लीव दे दी गई है, अब वो कम्यूटेड लीव, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे छुट्टी अप्लाई करते हैं, और जब वो छुट्टियां खत्म हो जाती हैं तो कोई आता नहीं है, ये रिजाइन कर दिया सर्विस से। तो उस केस में क्या होगा, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव फ्रॉम सर्विस और एट हिज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी, और या फिर मान लीजिए रेजिग्नेशन नहीं दिया, VRS अप्लाई कर दिया। व्हाट इज VRS? वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस, उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, क्या उसको कम्यूटेड लीव मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो वॉलंटरी सर्विस रिटर्निंग टू ड्यूटी, द कम्यूटेड लीव शैल बी ट्रीटेड एज हाफ पे लीव। उस केस में उसकी जो कम्यूटेड लीव लगाई थी, मान लीजिए उसने 20 दिन के लिए अप्लाई किया था और उसके पास 40 HPL थी, तो 20 दिन के लिए हमने उसकी काउंट की थी 40 HPL. नाउ द पर्सन हैज रिजाइंड और टेकन VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस. देन व्हाट विल बी हैपन हियर, फॉर 20 days you will deduct only 20 HPL and for 20 days salary will be recovered. ओके अगर कोई भी एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो कम्यूटेड लीव का जो है बैलेंस वो दोबारा से एडजस्ट हो जाता है HPL ऑन प्राइवेट अफेयर के बेसिस पे. तो वहाँ पे आपको 20 डेज की, जहाँ पे आपने 40 डेज की लीव डिडक्ट की थी, वो ऑटोमेटिकली आप 20 कर दोगे और 20 के बेसिस पे फिर 20 डेज की सैलरी उस एम्प्लॉय से रिकवर की जाएगी. एक बार फिर से कंप्लीट रूल पढ़ लेते हैं. तो व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड कम्यूटेड लीव रिजाइन फ्रॉम द सर्विस और एट हिज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between leave salary in respect of a commuted leave and half pay leave will be recovered. Next, अब यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड दैट नो सच रिकवरी शैल बी मेड इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ इनकैपेसिटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ. बट उस केस में नहीं होगी. अगर एम्प्लॉय खुद से रिजाइन कर रहा है, VRS कर रहा है, तो हम कम्यूटेड को वापस HPL में कन्वर्ट कर देंगे. लेकिन इन बाय चांस एंड इफ एनी चांस कोई भी पर्सन इनकैपेबल हो जाता है आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट कि वो उस सर्विस को दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकता, तो उस केस में हम उसकी कम्यूटेड लीव को कम्यूटेड लीव ही रखेंगे. या वो रिटायरमेंट ले लेता है, अपनी हेल्थ नहीं है उसकी अच्छी, अब वो नहीं है कैपेबल, तो उस केस में ठीक है, तो रिटायरमेंट का रीजन क्या है यहाँ पर, इल हेल्थ इनकैपेसिटी, तो उस केस में हो जाएगा. या फिर बाय चांस कोई भी रीज़न उसकी डेथ हो जाती है, उसके जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसने दिया था, उसकी जो भी उसकी जर्नी थी ठीक होने की, रिकवरिंग की, तो उसमें बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में भी उसकी कम्यूटेड लीव ही रहेंगे. एंड commuted leave may be granted at the request of government servant even when earned लीव इज ड्यू टू हिम. और HPL को अप्लाई करने की कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप HPL तभी अप्लाई करोगे जब आपके पास कोई लीव ना हो. इवन इफ यू हैव EL बैलेंस इन योर अकाउंट, यू कैन अप्लाई फॉर HPL.
that's totally depend on your discretion. You want to go for EL or you want to go for HPL, but the rejection, the approval or the sanction of the leave, that totally depends on the leave authority discretion. Next, so some points are here, we will look into that. Commuted leave can be granted without medical certificate with the maximum of 180 days in the entire service. Entire service में basically एक revision point है आप लोगों के लिए. For maximum days, HPL can apply, that is 180 days without the medical certificate, and that into entire service. If utilized for an approved course of study certified to be in public interest by the registrar. Second point है, commuted leave may be up to a maximum of 60 days can be granted without medical certificate to a female. ये है, हम बात कर रहे हैं जब HPL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक तो ये केस है कि आप मैक्सिमम 180 डेज की अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी फर्दर स्टडीज के लिए जा रहे हैं, हायर साइंटिफिक और टेक्निकल स्टडीज, प्रोफेशनल स्टडीज, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना एक फीमेल एम्प्लॉय अप्लाई कर सकती है. कम्यूटेड लीव for a maximum of 60 days can be granted to a female employee. Basically maternity leave को आप combine कर सकते हो commuted leave के साथ, तो वहाँ पे लिमिट क्या है 60 days. Commuted leave up to a maximum of 60 days can be granted without medical certificate to a female employee if it is in continuation of maternity leave. लेकिन यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि ये आपकी कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए. ये नहीं कि आपको 6 मंथ की मैटरनिटी लीव मिली, फिर आप 2 मंथ्स के लिए ऑफिस आए, अब आप चाहते हो कि आपको 60 डेज की कम्यूटेड लीव मिल जाए, तो वो नहीं हो पाएगा. इन कंटिन्यूएशन आपकी 6 मंथ की खत्म होने वाली थी, तभी आपने 2 मंथ्स के लिए कम्यूटेड लीव अप्लाई कर दी, तो उस केस में आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं. यही केस है हमारा चाइल्ड अडॉप्शन केस में भी कि कम्यूटेड लीव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 60 डेज कैन बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए फीमेल एम्प्लॉय विद लेस देन 2 चिल्ड्रन. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि लेस देन 2 चिल्ड्रन होने चाहिए इफ शी अडॉप्ट्स ए चाइल्ड लेस देन 1 ईयर ओल्ड. अगर किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो 2 कंडीशन यहाँ पर आपकी हो जाएंगी, और वो क्या है, अडॉप्शन के लिए आप एक तो 60 डेज की लीव अप्लाई कर सकते हो कम्यूटेड. उसमें कंडीशन क्या है कि जो चाइल्ड है आपका, जो आपने अडॉप्ट किया है, वो लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, 1 साल से कम का बच्चा होना चाहिए. सेकंड, आपके खुद के बच्चे लेस देन 2 होने चाहिए. अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो तो लेस देन 2 होना चाहिए. ये लेस देन 2 या 2 का मतलब क्या है, क्यों आ रहा है ये बार बार 2, क्योंकि जो मैटरनिटी लीव भी है वो भी आपको अप टू 2 चिल्ड्रन ही ग्रांट होती है, ठीक है, वहीं पर आपकी कंडीशंस मानी जाती हैं. इसके साथ हमारा HPL होता है खत्म. अब हम देखते हैं लीव नॉट ड्यू. लीव नॉट ड्यू में क्या क्या आता है. लीव नॉट ड्यू बेसिकली नाम से हमें पता चल रहा है कि जब हमारे अकाउंट में कोई भी लीव नहीं है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं LND, लीव नॉट ड्यू. लीव नहीं है, अब हमारे पास कोई नहीं है, ना EL है ना CL है, कोई लीव नहीं है, तो उस केस में क्या रूल्स होते हैं. अगर आपको छुट्टी लेनी पड़ जाए तो उस केस में क्या रूल है, कैसे आपको छुट्टी मिलेगी, कैसे आपका बैलेंस एडजस्ट होगा, आपको उन दिनों की सैलरी मिलेगी कि नहीं, एडवांस से कटेगा कि नहीं, तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर क्लियर करते हैं. फर्स्ट पॉइंट कहता है, सेव इन द केस ऑफ लीव प्री प्रायोरिटी टू रिटायरमेंट, लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड to a government servant, in permanent employee or quasi permanent employee other than a military officer. Limit to a maximum of 360 days during the entire service on medical certificate subject to the following condition. सबसे पहले तो LND की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 360 है. HPL की जब हम बात कर रहे थे वहाँ पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट कितना था, 180 डेज था. LND की मैक्सिमम लिमिट कितनी है अपनी, 360 है. और एक एम्प्लॉय को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए छुट्टी मिल सकती है, 4-5 ईयर, ठीक है. तो अगर वहाँ पे कोई भी छुट्टी कम पड़ रही है तो LND के लिए अपनी लिमिट जो है वो 360 है. 360 जो लिमिट है वो कब के लिए है, ड्यूरिंग योर एंटायर सर्विस, कंप्लीट सर्विस के लिए, और वो भी किस पे कंडीशन रखी गई है, ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट्स पे. अब उसके लिए कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है,
the authority competent to grant leave is satisfied that there is a reasonable prospect of government servant returning to duty on its expiry of the leave. तो ये आपको हर जगह याद रखना है कि लीव सैंक्शन अथॉरिटी किसी भी केस में मेडिकल सर्टिफिकेट पे आपको तभी लीव सैंक्शन करके देगी जब उसको लगता है कि आप जो है अगर एक्सपायर हो जाती है लीव आपकी तो आप रिटर्न करोगे ड्यूटी पे, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, लीव नॉट ड्यू शैल बी लिमिटेड टू दी हाफ पे लीव ही इज लाइकली टू अर्न। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि जो लीव नॉट ड्यू है वो लिमिटेड तो हमने जान लिया, मैक्सिमम मिल सकती है 360, लेकिन जब आपको लीव नॉट ड्यू दी जाती है तो आपके एचपीएल बैलेंस को कट किया जाता है। अब आपके पास एचपीएल मान लीजिए था 0, तो आप एलएनडी अप्लाई करोगे, तो आपने एलएनडी को अप्लाई कर दिया। एलएनडी की लिमिट है अपनी 360। क्या हर केस में 360 मिलेगा? नहीं, यहाँ पे कंडीशन है लिमिटेड टू दी हाफ पे लीव। अब हाफ पे लीव पे लिमिट इसलिए है क्योंकि जो भी आपने एलएनडी अप्लाई की है, सपोज अगर आपने 10 डेज के लिए एलएनडी अप्लाई की है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, एचपीएल लगेगा, है ना। अब आपको मिलने वाली है अपनी एचपीएल। अब आपके पास जो टाइम है आपकी रिटायरमेंट से, मान लीजिए आपके पास 2 ईयर्स ही बचा है, 2 ईयर्स ऑफ आपकी सर्विस बचा है और 2 साल के बाद आप रिटायर हो जाने वाले हो। तो अगर आपका हम 2 साल मान के चलते हैं तो 2 साल में हमें कितनी एचपीएल मिलेंगी, 1 साल में हमें मिलती है 10 करके, यानी कि 2 बार मिलती है 10। तो 2 साल में हमें कितनी मिली, 10 40 एचपीएल मिली। तो इस केस में जो आपका एलएनडी बन जाएगा ना वो मैक्सिमम, वो यहाँ पे 40 हो जाएगा 360 की बजाय। आपको एलएनडी की जो लिमिट है मैक्सिमम तो 360 अगर क्वेश्चन आए, लेकिन अगर कोई भी केस ऐसा आ जाता है कि इस बेसिस पे ही मिलेगा कि आपको आगे फ्यूचर में कितनी एचपीएल मिल सकती हैं। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपके पास 2 ही साल बचे हैं आपकी सर्विस के, तो मान लीजिए आपको आगे 2 साल में सिर्फ 40 एचपीएल ही मिलने वाली हैं, तो आपके लिए जो एलएनडी की लिमिट हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली आपकी 40 हो जाएगी। उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि एंटायर सर्विस में आपकी 360 थी। अगर अब यहाँ पे एक तो ये वाला केस हो गया कि आपको 40 मिलेंगी, मान लीजिए आपने अभी तक अपनी एंटायर सर्विस में एक भी एलएनडी अप्लाई नहीं की। अब दूसरा केस 360 थी, आपने 350 ले चुके हो आप, तो आपके पास कितना बैलेंस बचा, 10। इस केस में चाहे आपको 40 एचपीएल मिलने वाली है, लेकिन एलएनडी की लिमिट आपके लिए कितनी है, 10, क्योंकि आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। अगर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो और आपकी सर्विस इतनी बची है कि आपको और एचपीएल मिला के 360 कवर हो रहा है, तो उस केस में तो आपके पास 360 है लिमिट। लेकिन अगर आपने कभी एलएनडी को यूज ही नहीं किया और आप अपने जो आपकी रिटायरमेंट होने वाली है उससे पहले आप उसको 2 साल पहले, 3 साल पहले यूज कर रहे हो या किसी भी टाइम यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी जो लिमिट है एलएनडी की वो उतनी ही होगी जितनी आपके पास एचपीएल क्रेडिट हो सकती है इन द फ्यूचर। क्योंकि आपके पास अगर आप 2 साल के यहाँ पर अप्लाई करो तो आपके पास किसी भी केस में 360 एचपीएल नहीं आने वाली है। सो यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग सही कर लेना, ये यहाँ पर याद रख लेना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, लीव नॉट ड्यू शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट दी हाफ पे लीव द गवर्नमेंट सर्वेंट में अर्न सब्सिक्वेंटली। तो लीव नॉट ड्यू आपकी वैसे ही डेबिट होंगी जितने की आपको हाफ पे लीव मिलने वाली है। आई होप दिस पॉइंट क्लियर। आज की तीनों ही लीव जो है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसीलिए हम एक एक पॉइंट को मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा के जा रही हूँ, ताकि अगर आप कोई भी पॉइंट अगर गलती से भी मिस भी करके एग्जाम में, तो आपको एग्जाम्पल याद आ जाए और आप उस क्वेश्चन को ठीक कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फर्स्ट ए, लीव नॉट ड्यू मे आल्सो बी ग्रांटेड टू सच ऑफ द टेम्परेरी एम्प्लॉइज। अगर क्वेश्चन आए क्या लीव नॉट ड्यू एलएनडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो परमानेंट है उसको मिलेगी या टेम्परेरी को भी, तो अपनी एलएनडी टेम्परेरी एम्प्लॉय को भी मिलती है। अब उसको लेकर कुछ कंडीशंस दी गई हैं और कंडीशंस क्या कहती हैं, टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, कैंसर और मेंटल इलनेस
फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 360 डेज ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। अगर कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो टेम्पररी एम्प्लॉय है, हमारा परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, और उसको कोई भी इलनेस है, टीबी हो सकती है, लेप्रोसी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, या मेंटल हेल्थ इलनेस हो सकती है, तो उस केस में उसको LND मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लिमिट सेम ही रहेगी जो अपनी 360 की है। 360 डेज की ही जो अपनी मैक्सिमम लिमिट है वो यहाँ पे रहेगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट कंडीशन इज क्लोज। अब उसके आगे कुछ और क्लोज दी गई है। फर्स्ट क्या है कि जो टेम्परेरी एम्प्लॉय है हमारा, परमानेंट नहीं है, उसको सर्विस में मिनिमम 1 ईयर हो जाना चाहिए। ही शुड बी कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, हैज पुट इन ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर सर्विस। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, that the post from which the government servant proceed on leave is likely to last till his return of duty। अगर कोई, मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जो कि कुछ टाइम के लिए बनाई गई है, टेम्परेरी स्टाफ ले रहे हैं, तो मान लीजिए कोई भी ऐसी ओपनिंग है, या सपोज के लिए आप मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एडमिन टास्क था जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आया, उस टाइम के लिए आपको टेम्परेरी स्टाफ की जरूरत थी, तो आपने 2 साल के लिए टेम्परेरी स्टाफ को रख लिया। ठीक है, अब 1 साल उसको हो चुका है, मान लीजिए उसको 1.5 साल हो चुका है काम करते हुए, और अब उसने लीव अप्लाई की है, तो ये वाली कंडीशन भी देखी जाएगी कि वो जब वापस आएगा, मान लीजिए उसने यहाँ पे अप्लाई कर दी लीव 1 ईयर की, तो जब वो वापस आ रहा है, वो सर्विस, वो पोजीशन जिस पे वो है, वो होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी देखनी है। दैट द पोस्ट फ्रॉम विच द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसीड ऑन लीव इज लाइकली टू लास्ट टिल रिटर्न टू ड्यूटी। जब वो ड्यूटी वापस रिज्यूम करेगा, वो पोस्ट होनी चाहिए, ये कंडीशन भी यहाँ पर देखी जाएगी। Now the point number 3, that the request for grant of such leave is supported by a medical certificate। और जहाँ पर भी मेडिकल लीव आ गई वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट साथ साथ आ जाता है। तो जब भी आप मेडिकल लीव अप्लाई कर रहे हो कुछ लॉन्गर पीरियड के लिए, तो व्हाट यू शुड हैव, मेडिकल सर्टिफिकेट यू शुड हैव। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पर देखनी है टेम्परेरी एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है 2A, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू रिजाइन फ्रॉम सर्विस। HPL वाला कंडीशन हमने देख लिया कि हमने कम्यूटेड लीव की और किसी ने रिजाइन कर दिया, तो हम उसको वापस से HPL ऑन प्राइवेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग उसको कर देंगे। अगर कोई एम्प्लॉय लीव नॉट ड्यू के टाइम पे रिजाइन कर दे तो क्या होगा, लीव नॉट ड्यू, अगर हम थोड़ा सा खुद से सोचें, लीव नॉट ड्यू मतलब लीव तो थी नहीं हमारे पास, हमने उसको दी थी। अगर अब उसने रिजाइन कर दिया तो लीव नॉट ड्यू कब दी थी कि उसके पास HPL आने वाली हैं, लेकिन उसने रिजाइन कर दिया, तो यानी कि HPL तो अब नहीं आएंगी, तो लीव नॉट ड्यू का क्या होना चाहिए, सैलरी डिडक्ट होनी चाहिए। तो वही ये रूल बताता है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज बीन ग्रांटेड लीव नॉट ड्यू रिजाइन फ्रॉम सर्विस और एट हिज रिक्वेस्ट परमिटेड टू रिटायर वॉलंटरी, रेजिग्नेशन भी आएगा, अच्छा रिटायर वॉलंटरी सर्विस, ठीक है, उसने छोड़ दी सर्विस, रिटर्निंग टू द ड्यूटी, विदाउट रिटर्निंग टू द ड्यूटी, वापस आया नहीं और वहीं से उसने रिक्वेस्ट कर ली वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस की, तो द लीव नॉट ड्यू शैल बी कैंसल्ड। उस केस में क्या हो जाएगी, उसकी जो लीव नॉट ड्यू है वो उसकी कैंसिल हो जाएगी, लीव नॉट ड्यू शुड बी कैंसल्ड एंड हिज रेजिग्नेशन, या तो उसने रेजिग्नेशन किया हो या फिर उसके रिटायरमेंट, taking effect from the date on which such leave had commenced and the leave salary shall be recovered। तो लीव सैलरी जो है वो उसकी रिकवर्ड हो जाएगी और उसके रिटायरमेंट सर्विस या रेजिग्नेशन सर्विस उसी डेट से इफेक्टेड मानी जाएगी जिस दिन से कि लीव नॉट ड्यू अप्लाई हुई थी। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 2, where a government servant who having availed himself of leave not due returns to duty but resign और रिटायर। यहाँ पे क्या किया था कि लीव नॉट ड्यू थी, अप्लाई की थी उसने और सर्विस में आने से पहले ही रिजाइन कर दिया, तो हमने क्या किया था, मान लीजिए 20 को उसने LND अप्लाई किया और
10 डेज के लिए मान लो 30 को उसने रिज्वाइन करना था, वो रिज्वाइन नहीं किया, उसने विदाउट ऑफिस ज्वाइन किए ही या तो रिजाइन कर दिया या VRS अप्लाई कर दिया, तो इस केस में हम उसका लास्ट वर्किंग डे कौन सा मानेंगे, ये वाला, क्योंकि वो इसी दिन आया था, और बाकी जो भी है उसकी सैलरी रिकवर्ड कर ली जाएगी। ठीक है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस क्या करता है कि रिटर्न करता है ड्यूटी पे, Having availed himself of leave not due returns to duty, ड्यूटी पे तो आ जाता है वापस में, बट क्या करता है, वही करता है, रिजाइन कर देता है, रिटायर कर देता है सर्विस से, इससे पहले कि उसको वो HPL मिलती, बिफोर ही हैज अर्न्ड सच लीव he shall be liable to refund the leave salary to the extent of leave has not been earned subsequently। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा कि कोई एम्प्लॉई मान लीजिए 20 को उसने लीव ली, 30 को उसने आना था, यानी कि उसने 10 डेज की लीव को अप्लाई किया। अगर 10 डेज की लीव को अप्लाई किया, इट मीन्स उसके पास 10 HPL आने वाली थी, राइट, 10 HPL उसके अकाउंट में आने वाली थी, तभी 10 LND उसकी अप्रूव हुई। तो अब उसने 30 को बजाय, वो जब भी आया, फर्स्ट को आया, 31 को आया, उसने यहाँ पे आके रिजाइन कर दिया। अब 10 डे के लिए जो हमने उसको अप्रूव की थी वो तो इस बेस पे की थी कि 10 HPL मिलेंगी, वो HPL तो उसको मिलने नहीं वाली। तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर तो एक कंप्लीटेड मंथ हो गया, कंप्लीटेड मंथ क्योंकि 30 को वो जा रहा है या फर्स्ट को जा रहा है, तो इस मंथ की तो एक HPL मिलेगी उसको, तो बाकी जो 9 दिन की बची वो उससे सैलरी रिकवर्ड कर ली जाएगी, वो उसको रिफंड करना होगा। तो यही कहता है ये लाइबल टू रिफंड दी लीव सैलरी टू द एक्सटेंड द लीव हैज नॉट बीन अर्न, क्योंकि हमने उसको दी थी कि उसको 10 HPL मिलेंगे, और मान लीजिए कुछ भी ऐसा हुआ कि एक मंथ उसका कैलेंडर मंथ अगर पिछला पूरा हो गया है, एक HPL मिल गई तो हम 9 डिडक्ट कर लेंगे, या मान लीजिए उसने यहाँ पे किया, फिर एक मंथ और पूरा करने के बाद दूसरे मंथ में उसने रिजाइन कर दिया, तो इस केस में उसको एक और मंथ के लिए HPL मिल जाएगी, तो यानी कि उसके पास टोटल 2 HPL हो गई, और हमने बैलेंस कितना मान के चल रहे थे, तो 10, तो 2 हम उसके पास मिल गई, तो अब कितनी और लेनी चाहिए थी, 8, तो वो 8 की सैलरी हम उससे रिकवर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे भी है कि प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी शैल बी रिकवर्ड अंडर क्लोज ए और क्लोज बी इफ द रिटायरमेंट इज बाय रीजन ऑफ इल हेल्थ इनकैपेसिटिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर फर्दर सर्विस और द इवेंट ऑफ डेथ। जो हमने रूल पढ़े ऊपर कि वो रिटायर किया गया विदाउट सर्विस पे आने के बाद या सर्विस आने के बाद, वो दोनों क्लोज अप्लाईकेबल नहीं होंगे। किस केस में, अगर कोई भी ऐसी इमरजेंसी है, इल हेल्थ हो गई है जो कि उसको इनकैपेबल बनाती है उस गवर्नमेंट सर्वेंट को वो पोजीशन रीज्वाइन करने से, या फिर किसी भी केस में उसकी डेथ हो गई है, तो वो पुराने वाले क्लोज जो है वो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, सो प्रोवाइडेड दैट नो लीव सैलरी विल बी रिकवर्ड अंडर क्लोज ए क्लोज बी। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो उस केस में जो उसने अप्लाई की थी LND, उस केस में हम उससे LND के जो पैसे हैं वो रिकवर नहीं करेंगे। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सरी रिटायर्ड prematurely under rule 48 of the सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल, तो बेसिकली ये यही है, आगे क्लोज दिए हुए हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है जो हम ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो द अमाउंट ऑफ लीव शुड बी लिमिटेड टू हाफ पे लीव, कि जो LND की जो लीव है वो लिमिट कहाँ होगी, हमारी लिमिट होगी टू दी हाफ पे लीव पे। जब भी LND की मैक्सिमम लिमिट आएगी तो वो है हमारी 360, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे तो LND हम मैक्सिमम लिमिट वही होगी एक एम्प्लॉय के लिए जितना उसकी सर्विस में टाइम बचा है, जितनी उसको HPL मिल सकती है। वो 10 भी हो सकता है, किसी के लिए 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी टेन्योर ऑफ द सर्विस। तो अमाउंट ऑफ लीव शुड बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव दैट द एम्प्लॉय इज लाइकली टू अर्न subsequently leave not due during the entire service is limited to a maximum of 360। ये हम ऑलरेडी कंप्लीट रेड कर चुके हैं। नेक्स्ट, लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अब लीव नॉट ड्यू जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बिना भी दी जा सकती है, और जहाँ पे हमारी बात आ गई फीमेल एम्प्लॉयज़ की, यानी कि वो उसको कहाँ ले सकती हैं, साथ में इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव। तो जब आप मैटरनिटी अप्लाई कर रहे हो, हमने बोला था कि आप 60 डेज की कम्यूटेड लीव ले सकते हो। कम्यूटेड लीव क्या थी, नथिंग देन HPL, और हमारा LND क्या है,
HPL का कम्यूटेड लीव क्या था कि एक दिन के आपने 2 HPL लगा दी। LND कब है? LND है जब आपके पास HPL नहीं है, तो लेकिन HPL आने वाली हैं। तो दोनों ही इस तरीके से आप याद रख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन हो कि मैटरनिटी लीव के साथ कौन सी लीव है जो कंटिन्यू की जा सकती है, कंबाइन की जा सकती है, तो बेसिकली HPL, क्योंकि HPL से ही कम्यूटेड लीव बनेंगी और LND भी आपको HPL के बेसिस पे ही मिलने वाली हैं। और लिमिट जो है वो टाइम जो है वो यहाँ पर आपका देख लेते हैं क्या है। तो लीव नॉट ड्यू मे बी ग्रांटेड विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट टू ए फीमेल एम्प्लॉय इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव और टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट विद लेस देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड। तो अडॉप्शन का भी यही है, अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हो तो लेस देन 1 ईयर का बच्चा होना चाहिए और आपके खुद के बच्चे 2 से कम होने चाहिए उस केस में। और जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम लिमिट की LND, तो सेम क्वेश्चन फॉर अगर आप मैटरनिटी के कंटिन्यूएशन में भी ले रहे हो तो डिपेंड करता है टोटली कि आपके पास HPL बैलेंस कितना आने वाला है, तो उसके बेसिस पे। तो मैक्सिमम आप मान के चलो कि यू शुड हैव 60 डेज एट लीस्ट। Just give me a sec. Now next हमारा आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि आज की क्लास का लास्ट लीव है, क्योंकि तीनों थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो तीनों हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओ। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात याद रखना, विदाउट लीव सैलरी, ठीक है, लीव की हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बेसिकली क्या है, अगर आपने किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो एक होती है हमारे पास सबैटिकल लीव, इफ यू नो। सबैटिकल लीव क्या होती है, मान लीजिए कि आपने सर्विस करते हुए आपको 5 ईयर हो गए, अब आप अपना कोई खुद का बिजनेस करना चाहते हो या कोई भी XYZ आपको काम हो सकता है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए। मान लीजिए आपको 6 मंथ का टाइम चाहिए, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि आप वो काम आपका कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आप चाहते हो कि मेरे एक हाथ में मेरी जॉब भी सिक्योर रहे और मैं तब तक टेस्ट भी कर लूँ। मान लीजिए बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं कि आपका 6 महीने में आप टेस्टिंग हो जाए आपकी कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल होने वाला है। आप ये सर्विस नहीं करना चाहते, ये आप 6 मंथ के लिए आपने कोई भी अपना काम था उसके लिए आपने छुट्टी ले ली। तो जब आप 6 मंथ हुए, अगर आप यहाँ पे लीव अप्लाई करते तो क्या होता, पूरा एब्सेंट दिखाई देता। अगर एब्सेंट दिखाई देता तो मीन सैलरी तो नहीं आनी थी। तो यहाँ पे हम प्राइवेट सेक्टर में इसको बोलते हैं सबैटिकल लीव, कि आप 6 महीने के लिए सबैटिकल लीव पे चले जाते हो। ऑर्गेनाइजेशन में आप एक्टिव रहते हो बट एक तरीके से आप 6 महीने के लिए एब्सेंट हो। तो सेम काइंड ऑफ लीव इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको हम EOL बोल देते हैं या XOL बोल देते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही केसेस हैं, सबैटिकल लीव के बाद या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बाद हो सकता है एम्प्लॉय ज्वाइन करे। मान लीजिए यहाँ पे उसने बिजनेस सेटअप करना था और 6 मंथ में उसको लगा कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, तो वो ये कर सकता है। एजुकेशन के मामले में अगर देखें कि आपको लगा कि आप कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला सकते हो, कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हो, आपने वो टेस्ट किया, अब आपको अच्छा लगा कि सब सही चल रहा है, तो आपने यहाँ आके आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको क्या था कि एक कंटिन्यूएशन बनी हुई थी आपकी कि 6 मंथ तक मुझे सर्विस में दिखना ही दिखना है। तो यहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी, विदाउट लीव सैलरी है, लेकिन आपके कंटिन्यूएशन दिखेगा, आपका एक जो है सर्विस ब्रेक जो हम बोलते हैं ना वो नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट में नहीं दिखेगा। लेकिन ये EOL आपके इफेक्ट डालेगी, आपके इंक्रीमेंट पे इफेक्ट डालेगी। तो वो सारी चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं, इंक्रीमेंट पेंशन पर क्या इफेक्ट रहेगा EOL का, और EOL हम कब ले सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो EOL को हम XOL भी बोलते हैं कई लोग, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये इसकी कंप्लीट फुल फॉर्म है। ये हमारी है रूल नंबर 32 में। Rule number 32, extraordinary leave may be granted to a government service in special circumstances. Special circumstances में ये मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, when no other leave is admissible. आपके पास कोई और लीव नहीं है, कोई और लीव नहीं बची है, एडमिसेबल नहीं है, तो आप EOL के लिए अप्लाई कर सकते हो। EOL कैसे मिल सकती है, मान लीजिए आप
छुट्टी पे गए, आपके मैनेजर के साथ या आपके जो भी लीव सैंक्शन अथॉरिटी है उसके साथ आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, आपने 1 से 10 की छुट्टी ले ली, अब आपको आना था 11 को और आप आ रहे हो 13 को, तो 11 और 12 के लिए तो छुट्टी नहीं है और 11-12 के लिए आपके पास छुट्टी बैलेंस भी नहीं बचा था। तो इस केस में जो आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर EOL लगा सकती है। एब्सेंट दिखाने की बजाय वो यहाँ पर क्या कर देगी, EOL, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो आपकी सैलरी तो आपको नहीं मिलनी, लेकिन एब्सेंट नहीं लगा तो आपकी कंटिन्यूएशन आपको यहाँ पर शो हो गई। तो फर्स्ट केस तो आपका ये है। सेकेंड, व्हेन अदर लीव इज एडमिसिबल बट द गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज इन राइटिंग फॉर द ग्रांट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, you have leave balance in your account, you have CL, you have EL, you have HPL, then also you can apply for the extraordinary leave by giving an application in writing। तो अगर आप राइटिंग एप्लीकेशन दोगे अपनी लीव सैंक्शन अथॉरिटी को, उस केस में भी आप लीव के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपके पास आपका लीव बैलेंस बचा है तब भी। अब ये कुछ कंडीशंस होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ भी है और आप लेते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी। जब आप उसको विद मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हो, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव अप्लाई की है विद मेडिकल सर्टिफिकेट, तो दैट मीन्स दैट इज योर क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, रीजन है मेडिकल सर्टिफिकेट है, बीमार हो नहीं आ सकते हो, तो एक क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो आपकी वो सर्विंग जो है वो सर्विस आपकी क्वालिफाइंग नहीं मानी जाएगी। और ये क्वालिफाइंग सर्विस और नो क्वालिफाइंग सर्विस का फर्क आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, आपके पेंशन पे। एट द टाइम ऑफ पेंशन, जब आपकी जो पेंशन बनती है आपके टाइम सर्विस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आपका जो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट वाला पीरियड है ना, वो डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 1 साल के लिए आपने EOL अप्लाई की थी, तो आपका 1 साल का सर्विस नहीं मानी जाएगी। तो ये अफेक्ट होता है आपका विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट या विद मेडिकल सर्टिफिकेट का। हालांकि क्योंकि अभी हम ये EOL कर रहे हैं, तो EOL की जो अभी लिमिट है उसको बढ़ा के 450 करने का रिकमेंडेशन चल रही है। हालांकि अभी तक उस पर कोई भी जजमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि EOL हमें पता है सैलरी नहीं मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट पे लेंगे तो ठीक है हमारी क्वालिफाइंग सर्विस हो जाए, दिख जाएगा। EOL अगर हमने लिया तो हमारा इंक्रीमेंट भी रुक सकता है, अगले साल पे टल सकता है। फिर भी कोई एम्प्लॉय EOL क्यों लेगा, क्या रीजन हो सकता है? सो इन EOL period salary will not be provided, only HRA will be paid। आपको सैलरी की बजाय सिर्फ क्या मिलता है, HRA। हर एक इंसान के, हर एक एम्प्लॉय के अपने अपने रीजन हो सकते हैं, he has many reasons। सो फर्स्ट, जहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने मे भी लिखा है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय, मान लीजिए उसकी सैलरी टैक्स बेनिफिट में है सारी की सारी, उसको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता, नो टैक्स। अब उसका इंक्रीमेंट हो गया, आपका इंक्रीमेंट यूजुअली कितना होता है, 3%। ठीक है, पर ईयर। अब इंक्रीमेंट हो गया और इंक्रीमेंट होने के बाद मान लीजिए उसको उस साल में अपना टैक्स बचाना है, तो उसने क्या किया, 1 मंथ के लिए EOL अप्लाई कर दिया कि इस महीने की सैलरी नहीं आएगी और पैसा टैक्स से बच जाएगा। ये एक सिली सा एग्जांपल है, बट एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो वो अपने पर्सनल रीजन कुछ भी हो सकते हैं कि किसी को EOL क्यों अप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, EOL कैन नॉट बी अवेल्ड concurrently during the notice period when going on voluntary service। जब भी आप voluntary सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, तो voluntary सर्विस के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 3 मंथ्स का नोटिस देना होता है। जब आप वॉलंटरी सर्विस यानी कि VRS के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आप 3 मंथ्स के नोटिस पे रहते हैं, और जब आप उस 3 मंथ्स के नोटिस पे रहेंगे तो उस केस पे आपको EOL नहीं मिल सकती। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए VRS के टाइम पर आपको कितने टाइम के लिए नहीं मिलती है EOL, तो आपके 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 3 मंथ्स का आपका नोटिस पीरियड होता है। नेक्स्ट है, क्या EOL की कोई लिमिट है? तो मैक्सिमम डेज की लिमिट नहीं है। ठीक है, नो लिमिट। अब नो लिमिट का मतलब ये नहीं कि आप कितनी भी छुट्टियां ले सकते हैं।
तो अगर परमानेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो हमारे पास छुट्टियों का स्पैन कितना है, मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं, 5 ईयर की ही ले सकते हैं। तो नॉर्मली एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी विद और विदाउट लीव for a continuous period exceeding 5 years implies that such government service has deemed to resign। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये रूल लीव रूल की हम अपनी फर्स्ट क्लास में, कि वैसे हमारे पास परमानेंट एम्प्लॉय की लीव कितनी है, हमारे पास 5 ईयर है। अगर कोई भी एम्प्लॉय आफ्टर 5 ईयर नहीं रिपोर्ट करता है वर्क पर, तो वो क्या माना जाता है कि उसने रिजाइन कर दिया है। अब क्या EOL हमारे टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलती है, तो आंसर होगा यस। हालांकि कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या हैं कि आपको अगर आप 3 मंथ्स के लिए EOL अप्लाई करना चाहते हैं, पर्पस आपका कोई भी हो सकता है, लेंथ आपका यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको 3 मंथ या 3 मंथ से कम आपको EOL अप्लाई करनी है, आप एक टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ना कोई मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई भी आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है इसके लिए, ना आपका ये है कि आपने 2 साल काम किया हो या 1 साल काम किया हो, इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये कंडीशन हमारी कब है, जब आप अप्लाई कर रहे हो लीव फॉर लेस देन 3 मंथ्स। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर ए लीव फॉर 3 to 6 months, then only on the purpose of medical it can be approved, and length of regular service minimum required is 1 year and medical certificate is required। तो जब आप 3 से 6 महीने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेडिकल लीव्स अप्लाई जब कर रहे हो, रीज़न आपका मेडिकल लीव है, तो उसके इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और आपको कम से कम एज ए टेम्पररी गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क करते हुए 1 साल आपने कंटिन्यू सर्विस की हो। सी हमारा डिलीट हो चुका है। अब क्या टेम्पररी जो सर्वेंट है उसको 6 महीने से ज़्यादा छुट्टी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, आगे की रूल है, देखते हैं वो भी। सबसे पहले बात करते हैं, हमने बात की 3 मंथ्स, 3 to 6 मंथ, अब हम बात करते हैं 18 मंथ्स की। 18 मंथ्स की, वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 1 year कंटिन्यूस सर्विस। 18 मंथ्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में कंडीशन क्या है कि आपने 1 साल की कंप्लीट सर्विस की हो, 1 साल आपने एज ए टेम्पररी एम्प्लॉय कंप्लीट किया हो, उस केस में आप 18 मंथ्स की अप्लाई कर सकते हैं लीव, 18 मंथ्स। लेकिन कंडीशंस, जब 3 to 6 के लिए मेडिकल कंडीशन थी, तो यहाँ पर भी मेडिकल कंडीशन के लिए आप इतनी लंबी कर सकते हो। और रीज़न क्या हो सकता है, आपको मान लीजिए पुल्मोनरी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, ठीक है, आपको ट्यूबरक्लोसिस के और भी प्लूरेसी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ओरिजिन हो सकता है इन ए रिकॉग्नाइज्ड सैनिटोरियम, या फिर पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और प्लूरेसी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ओरिजिन हु रिसीव्स ट्रीटमेंट एट हिज रेजिडेंस अंडर ए ट्यूबरक्लोसिस स्पेशलिस्ट and produce a certificate signed by that specialist to be effect that he is under his treatment and he has reasonable chances of recovery on the expiry of leave। आपको कोई भी जो बीमारी है, या तो आप हॉस्पिटल में हो उसके लिए, ठीक है, 3 ही बीमारियों के लिए यहाँ पर 18 मंथ्स के लिए बोला गया है वैसे, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी एंड कैंसर। या तो आप ट्यूबरक्लोसिस के लिए किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो तो वहाँ का रिकॉग्नाइज सिग्नेचर के साथ चाहिएगा सर्टिफिकेट, या फिर आप अपने घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हो तो जिस भी डॉक्टर के सलाह से, जिस भी डॉक्टर के अंडर गाइडेंस से आप ले रहे हो, तो उसका एक सर्टिफिकेट चाहिएगा जहाँ पे वो मेंशन करेगा नेचर ऑफ डिजीज़ क्या है, कितना टाइम लगेगा रिकवर होने में और कितने चांसेस हैं रिकवर होके वापस सर्विस पे लौटने में, ठीक है। सेकेंड, लेप्रेसी हो सकती है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड लेप्रोसी इंस्टीट्यूट और बाय स्पेशलिस्ट इन लेप्रेसी हॉस्पिटल। थर्ड में बी कैंसर फॉर मेंटल इलनेस एज वेल, ठीक है। तो ये कंडीशंस है जहां पर आप फॉर 18 मंथ्स यू कैन अप्लाई EOL। नाउ फॉर मोर देन 18 मंथ्स कैन यू अप्लाई? यस, फॉर 24 मंथ्स नाउ यू कैन अप्लाई, फॉर 24 मंथ्स आल्सो you can apply, and for 24 months what is the condition, what is the rule? So where the leave is required for the purpose of prosecuting studies certified to be in the public interest, leading a award of a degree from the institution in India or abroad। आप 24 months के लिए लीव अप्लाई कर सकते हो
उसका पर्पस क्या हो सकता है, स्टडी का पर्पस हो सकता है। वो स्टडी आप इंडिया में भी कर सकते हो, वो स्टडी आप अब्रॉड में भी कर सकते हो। प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न्ड हैज कंप्लीटेड 3 years कंटिन्यूअस सर्विस ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव। इसकी कंडीशन क्या है, हमने बोला कि 1 साल उसको हो जाना चाहिए, 24 मंथ्स की लीव अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, concerned has completed 3 years continuous service on the date of expiry of leave। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीव पे उसको 3 साल हो जाने चाहिए कंप्लीट, ऑफ द काइंड ड्यू एंड एडमिसिबल अंडर दीज रूल इंक्लूडिंग 3 months एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो यहाँ पे कुछ और रूल्स भी हैं जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 3 months के लिए कुछ नहीं चाहिए, 3 to 6 month के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे मिलेगी, 18 months के लिए भी जो लॉन्ग बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रेसी है, कैंसर है, मेंटल इलनेस है, उसके बेसिस पे, और 24 months के लिए आपको स्टडी के लिए मिल जाएगी। रूल 32 थर्ड क्या कहता है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, relaxation of the provisions contained in clause 2E shall be required to execute a bond। अगर आपने स्टडी लीव ली है बेसिकली, क्योंकि आप टेम्पररी एम्प्लॉई है तो आप EOL अप्लाई कर रहे हो, अगर आप परमानेंट एम्प्लॉई होते हैं तो आप क्या अप्लाई करते हैं, स्टडी लीव अप्लाई करते हैं। और स्टडी लीव में जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या होता है, एक बॉन्ड भरना ज़रूरी होता है। shall be required to execute a bond, बॉन्ड के लिए अपना यूज़ होता है फॉर्म 6। फॉर्म 1 हमने एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया, फिर हमने फॉर्म 3, 4 पढ़ा जो हमने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया, गेजेटेड और नॉन गेजेटेड के लिए। फॉर्म 5 फिर हमने सर्टिफिकेट दिया, फिटनेस सर्टिफिकेट। फॉर्म 6 हम किसके लिए दे रहे हैं, बॉन्ड है, ठीक है। वहाँ पे आप अंडरटेकिंग दोगे कि जितना भी आपका खर्च आएगा, अगर कोई आपकी मतलब आपके इंस्टीट्यूट जो है वो आप पे लगा रही है स्टडी के लिए, तो जितना भी आपका खर्च आएगा, अगर आप अपनी स्टडी ख़त्म होने के 3 साल के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हो, तो जितना भी आपकी पढ़ाई का खर्चा, चाहे आपके इंस्टीट्यूट ने लगाया या कोई और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जितना भी खर्चा आया होगा वो आप विद इंटरेस्ट पे करोगे। ये आपका बॉन्ड कहता है, जो कि प्राइवेट और बाकी हर जगह भी होता है, सबका अलग अलग हो सकता है प्राइवेट में। तो यहाँ पर जब हम सेंट्रल रूल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये टर्म 3 years रखी गई है। तो रूल एक बार देख लेते हैं। shall be required to execute a bond in form 6 undertaking of refund to the government the actual amount of expenditure incurred by the government during such leave plus that incurred by the any other agency with interest thereon in the event of his not returning to duty on the expiry of such leave। अगर आप अपनी लीव आपकी एक्सपायर होगी, उसके बाद आप नहीं आते, तो आप ये पेमेंट पे करोगे इंस्टीट्यूट की या कोई थर्ड पार्टी की है वो विद इंटरेस्ट, या फिर क्विटिंग द सर्विस बिफोर ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर रिटर्निंग टू द ड्यूटी। आप ड्यूटी पे आ गए और आप 3 साल पहले ही जॉब छोड़ रहे हो, तो उस केस में भी ये रूल अप्लाई होता है। तो बेसिकली अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपका एकेडमी, आपकी इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज, स्कूल जो भी है, अगर आपको वो फर्दर स्टडीज़ के लिए हेल्प कर रहा है, कोई फाइनेंशियल पूरा प्रोवाइड कर रहा है आपको फीस, या उसके साथ साथ कोई थर्ड पार्टी भी, तो एक बॉन्ड में आप बन जाते हो कि आपको 3 साल तक सर्विस करनी ही करनी है उस जगह पर। अब क्या है, बॉन्ड शैल बी सपोर्टेड बाय सुरेटीज फ्रॉम दी 2 परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। जो बॉन्ड है तो साइन होना चाहिए, है ना, तभी तो बॉन्ड माना जाएगा। जैसे हम चाहे एक रेंट एग्रीमेंट ही बनवाते हैं तो वहाँ पे भी 2 साइन होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गवाह जो होते हैं अपने, ठीक है, तो 2 साइन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 श्योरिटीज चाहिए, 2 श्योरिटीज चाहिए, और वो किससे होगी, या तो जिस पोजीशन का वो है उसके इक्वल हो या फिर उससे हायर हो, लोअर से नहीं चाहिएगी। तो जो भी गारंटर जो होता है, ठीक है, गारंटी जो होता है, श्योरिटी जो होगा, तो 2 परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग ए स्टेटस कंपेरेबल टू और हायर दैन दैट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो या आप या उससे आपसे ऊपर वाला कोई हो, तो वो 2 बंदे गारंटर बन सकते हैं, श्योरटर बन सकते हैं, एफिडेविट साइन कर सकते हैं, बॉन्ड में साइन कर सकते हैं। रूल 34(4) गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो रूल नंबर जो 32 का 4 है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, SC और ST कैटेगरी के लिए है।
BC के लिए नहीं है, OBC के लिए नहीं है, जनरल के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है। ये कब मिलता है? पर्पस ऑफ अटेंडिंग दी प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा जैसे कि कलर के फॉर्म निकलते हैं, PO के फॉर्म निकलते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे लिखा होता है कि SC ST के लिए ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ पे पूरा कोर्स उनको करवाते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस काइंड का कोई अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, और इस कोई भी एग्ज़ाम के लिए इस टाइप का कोई ट्रेनिंग कोर्स हो रहा है सेंटर्स पे जो कि नोटिफाइड है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टाइम टू टाइम, तो उस केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो है वो मिल सकती है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ SC ST, क्योंकि वो होती भी SC ST के लिए है, तो ये रूल सिर्फ SC और ST के लिए ही अप्लाइकेबल होता है। नेक्स्ट है 32 का 5, अगर आप 2 spells of extraordinary leave if intervened by any other kind of leave shall be treated as continuous spell of extraordinary leave for the purpose of sub rule 2। सपोज आपने 1 to 30 1 months की EOL अप्लाई की, आपने फिर 10 days के लिए मान लो कोई भी लीव अप्लाई कर दी, आप एक दिन यहाँ आ गए, एक दिन यहाँ आ गए, या जो भी आपने यहाँ पर CL तो नहीं हो सकती, कोई और EL थी मान लो आपके पास, आपने वो अप्लाई कर दी, फिर 1 to 30 पे आपके पास ये आपने EOL अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे आपके पास EOL है, यहाँ पे EL है, यहाँ पे EOL है। तो अगर आपने EOL 2 EOL के बीच में कुछ दिन की छुट्टी ली और कोई और छुट्टी आप अप्लाई कर दी है, तो ये पूरी की पूरी ही आपकी EOL कंसिडर की जाएगी। 2 spells of extraordinary leave if intervened by any other kind of leave shall be treated as one continuous spell। तो ये आपकी टोटल क्या कंसिडर की जाएगी कि आपने 70 डेज की EOL ली है 2 months 10 डेज के लिए। नेक्स्ट 5-6 32-6 क्या कहता है हमारा कि द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव मे कम्यूट रिट्रोस्पेक्टिवली पीरियड ऑफ एब्सेंस विदाउट लिविंग टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। जो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि आप 1 से 10 छुट्टी पे थे, 13 को आपको आना था और आपकी लीव सैंक्शन अथॉरिटी ने 11-12 को आप नहीं आए, 13 को आए, तो यहाँ पे आपको क्या लगा दिया? EOL, क्योंकि थे तो आप एब्सेंट, कंपनी कोई और छुट्टी सैंक्शन करवाई नहीं, आपके पास कोई छुट्टी नहीं है, तो यहाँ पर 2 दिन की EOL लग जाती है। तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव, जो भी अथॉरिटी है जिसको कि लीव ग्रांट करने की परमिशन है, मे कम्यूट रेट्रोस्पेक्टिवली पीरियड ऑफ एब्सेंस विद इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो जो भी आपका एब्सेंस का पीरियड है उसको EOL में कन्वर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि EOL का बेनिफिट हमें देखने को मिल गया कि हमारे पास छुट्टी नहीं है, हम ले सकते हैं, एब्सेंस है ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे ले सकते हैं, विदाउट दैट भी ले सकते हैं। लेकिन क्या इसका कोई फ़र्क पड़ता है? तो इसका फ़र्क सीधे और सीधे आपके इंक्रीमेंट पे पड़ता है। क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 6 months ऑन अकाउंट ऑफ EOL, जो कि आप विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ले रहे हो, बिटवीन 1 जुलाई ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल 30 जून। अगर आपने मान लो लेस देन 6 months ही चाहे आपने ली है, अब हम यहाँ पे 1 जुलाई से 30 क्यों कर रहे हैं? जो जनरली हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये आपका अप्रेजल साइकिल है, तो 1 जुलाई से 30 जून के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर 1 जुलाई को अप्रेजल हो रहा है तो इस 1 साल के पीरियड में चाहे आपने लेस देन 6 months ही ली है, ऑफ द ईयर अंडर कंसिडरेशन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ द इंक्रीमेंट। आपका इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपने 5 month की EOL ही ले ली, आप आए सिर्फ 7 month, EOL आपने अप्लाई कर दी 5 month की, आपके पास छुट्टी नहीं थी, आपको लगा 5 month की, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आपको नहीं पता था, आपने EOL अप्लाई कर दी, तो उसका सीधा असर आपको देखने को मिलेगा आपके इंक्रीमेंट पे, जो आपका मान लीजिए 2021 चल रहा है अभी, 1 जुलाई नहीं 2022 चल रहा है, सॉरी 2022 टू 30 जून 23, इस स्पैन में आपने 5 months की लीव ले ली। अब आपका 1 जुलाई 2023 को
क्या होना था, अप्रेजल होना था। अब ये आपका अप्रेजल सीधा कहाँ चला जाएगा, पोस्टपोन होके 2024 में, तो आपको हर जाना यहाँ भुगतना पड़ सकता है। तो जब भी आप EOL या कोई भी छुट्टी आप प्लान करें तो वो आपको ये सारे फीचर्स देखकर ही प्लान करनी है। नेक्स्ट, EOL granted for the following purposes automatically counts as qualifying service। अब क्या हर एक छुट्टी आपकी इंक्रीमेंट पर असर डालेगी या फिर पेंशन पर असर डालेगी, तो कुछ उसके यहाँ पर एक्सेप्शन भी है जो हम देखेंगे। EOL granted for the following purpose automatically counts as qualifying service for pension and increment। क्वालिफाई करता है अगर EOL granted due to inability of government servant to join और rejoin duty on the account of civil commotion। तो अगर कोई भी रीज़न हो गया, कोई भी मेडिकल रीज़न हो गया, कुछ भी रीज़न हो गया जिससे कि गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी ड्यूटी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता था, उस रीज़न को देखते हुए आपके पेंशन और इंक्रीमेंट दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड, EOL जो आपको ग्रांट की गई है वो आपको साइंटिफिक स्टडीज या फिर कोई भी हायर टेक्निकल स्टडीज के लिए दी गई है, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। सिंपल ये है, अगर आपने EOL ली है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, उस केस में आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपके इंक्रीमेंट के टाइम पे। लेकिन अगर आपने छुट्टी ली है स्टडी पर्पज से या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ या कोई भी इनएबिलिटी हो गई जिसके कारण आप सर्विस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको इंक्रीमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, C डिलीट हो चुका है और D 18th months where the government servant who has completed 1 year continuous service undergoing trade this, ये रिपीट हो गई है स्लाइड। ये हमारी वो थी पीछे वाली जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी टेम्पररी के लिए। ओके, यहाँ पे नया रूल है, ये क्या कहता है, ए मिनिमम ऑफ 5 सर्विस इन द इंस्टीट्यूट इज एसेंशियल फॉर एन एम्प्लॉई टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बियॉन्ड 6 मंथ। अगर आप EOL अप्लाई कर रहे हो बियॉन्ड 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा, और वो भी आज स्टडी पर्पज से कोई अदर पर्पज हो सकता है, तो उस केस में आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप कम से कम आपने 5 साल सर्विस में दिए हों। आप 5 साल की सर्विस के बाद ही EOL अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा की EOL चाहते हो तो 6 महीने से कम की आप कर सकते हो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा की में आपको 5 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए। अगर आपका पर्पज स्टडी के अलावा है, अगर आपके 5 साल से कम है और आप स्टडी के लिए EOL अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, और इन्हीं से कंफ्यूज होके क्वेश्चन आता है। सो नेक्स्ट है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन डिपार्टमेंट ए मैक्सिमम ऑफ 15% सेक्शन स्टार ऑफ फील्ड। ये एक ऐसा रूल है जो डिपेंड करता है आपके स्टेट टू स्टेट। अगर आप कोई स्टेट एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर डिपेंड करता है, हर एक स्टेट का अलग हो सकता है। तो जनरली ये यही रहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे जो डिपार्टमेंट में छुट्टी दी जाती है वो 15% रखी जाती है, ठीक है, 15% से ज़्यादा ना हो, चाहे स्टडी लीव हो चाहे कुछ हो, सब मिला के। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है जो है कि अफेक्ट क्या पड़ेगा आपकी लीव पर। जहाँ पे हमने देखा था HPL के टाइम पर अफेक्ट पड़ रहा था जब आप अनऑथराइज्ड लीव ले रहे थे। जब आप EOL ले रहे हो तो आपकी HPL पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो फर्क तब पड़ता है जब आपके पास अनऑथराइज्ड लीव है, ठीक है, अनऑथराइज्ड लीव है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑन लीव जब आपने EOL ली है। अगर आपने EOL ली है तो आपकी अर्न्ड लीव पर सीधा सीधा अफेक्ट पड़ता है, और क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी छुट्टियां कम हो जाती हैं। मान लीजिए अब आपने EOL ले ली 20 डेज की, 20 डेज की आपने EOL अप्लाई की, तो जो आपका डिडक्शन होता है वो होता है आपका 1/3। अगर आपने 20 डेज की लीव अप्लाई की तो 1/3 यानी कि 2 डेज की आपकी लीव सीधा सीधा EL कट जाएंगे। सपोज आपको 10 EL मिलनी थी तो आप कितनी मिलेंगी, 8 मिलेंगी, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपकी 1.5 बन रही है, मान लीजिए आपने ये 1/10 होता है, यहाँ पे आपने 15 डेज की लीव ली और आपने 1/10 किया तो अपना कितना आ गया 1.5।
तो अगर हमें मान लीजिए 10 लीव मिल रही थी, इसमें से मैंने 1.5 किया तो मेरे पास आ गया 8.5। तो 8.5 तो क्रेडिट नहीं होगी, 0.5 था तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा एज ए एम्प्लॉय। और कितनी EL क्रेडिट होंगी? 9। तो जब भी आपका 0.5 का केस आएगा उस केस में आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको ध्यान रखनी है। तो EL विल गेट क्रेडिट इन योर अकाउंट, टोटल बैलेंस जितना भी आपका क्रेडिट होना होगा उसमें से आप -2 अप्लाई कर देंगे अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने 20 लीव ली है। और इसी तरीके से अगर आपका 1.5 है, मान लीजिए आपको 15 मिलनी थी, 1.5 माइनस किया तो 13.5 आ गया, लेकिन आपके पास लीव कितनी आएंगी? 0.5 को राउंड ऑफ करके 14 लीव्स आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो आपकी कंटेंट सेक्शन में आपकी ये PPT अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ पे ये मैंने कुछ HPL, LND और EOL के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको गो थ्रू कर लेने हैं, उससे आपको कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे स्टडी लीव के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं 8447410108 पे। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है XYZ, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। कल फिर मिलते हैं वेडनेसडे, ठीक है, एट 4 o'clock, और आगे की लीव जो है वो हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू सो मच।